नमस्कार साथियों, ज्ञान क्लासेस एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत है। 18, 19, 20 मई 2026 को एग्जाम हो गया है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का और आप सभी का पेपर अच्छे से गया होगा। आइए एनालिसिस कर लेते हैं पेपर का और जितने भी पेपर हैं सभी का सलूशन पूरा कंप्लीट करते हैं और आप भी मैच करते चलिएगा। आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास विषय है और पहला प्रश्न पत्र है। आइए देख लेते हैं 15 बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी लघुत्तरी को भी। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिए गए है पार्श्विक वर्ण है तो ल को जो है पार्श्विक वर्ण कहते हैं तो तीसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा है जिन शब्दों से काम होना या करना प्रकट होता है उन्हें कहते हैं तो उन्हें जो है क्रिया कहते हैं तो राइट आंसर 4 सही हो जाएगा। ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 दिया गया है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो यहाँ पर पहला जो है अंत्याक्षरी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और आगे यहाँ पर चौथा प्रश्न दिए गए हैं। चौथा प्रश्न में समास किसे कहते हैं पूछा गया है तो दो पदों के मेल को समास कहते हैं तो यहाँ पर जो है चौथा राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर मतलब जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व कहते हैं। जिनमें ज्यादा समय लगता है उसको अधिक समय लगेगा जिसमें उसको जो है दीर्घ स्वर कहेंगे। और प्लुत जानते ही हैं, प्लुत में 3 स्वर का मात्रा लगता है। ठीक है, तो पांचवा का पहला राइट आंसर हो जाएगा। छठवां यहाँ पर दिए गए एक सवर्ण का उच्चारण स्थान है तो सवर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है तो यहाँ पर तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 7। पूछा गया है कि वर्णों को बोलने में जो परिश्रम करना पड़ता है उसे कहते हैं तो उसको जो है प्रयत्न बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है पहला राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है देवनागरी लिपि का विकास हुआ तो ये जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 यहाँ पर दिए गए हैं। पूछा गया है कि लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर का होता है तो ये जो है प्राथमिक स्तर का होता है। अगला है प्रश्न संख्या 10। गणित की मूल संक्रियाएं होती हैं तो ये 4 होती हैं। ठीक है, जोड़ घटाना गुणा भाग ये 4 होती हैं। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया है कि किसी भी संख्या के कितने मान होते हैं तो एक स्थानीय मान होता है एक जातीय मान होता है तो ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, अगला यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न संख्या 12 में अभिजात्य का विलोम शब्द है तो अभिजात्य का अकुलीन हो जाएगा तो यहाँ पर जो है तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है सरदूल का पर्यायवाची है तो सरदूल अर्थात सिंह जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है कि प्रत्युपकार शब्द में उपयुक्त उपसर्गों की संख्या इसमें बतानी है तो ये जो है 2 उपसर्ग हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा गया है तो उपर्युक्त जो है राइट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पर जो है चौथा जो है विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग जल्दी से अति लघुत्तरी प्रश्न को भी देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 पूछा गया है कि पठन कौशल से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो पठन कौशल का अभिप्राय होता है लिखित सामग्री को पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को पठन कौशल कहते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न संख्या 17 दिए गए है कि अनुलेख किसे कहते हैं। ठीक है, तो अनुलेख का मतलब होता है साथियों की सुंदर लिखावट, मतलब किसी किसी को देख करके किसी कॉपी किताब में देख करके आप उसको सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखते हैं तो उसी को अनुलेख कहते हैं। ठीक है, तो किसी सुंदर लिखावट का जैसा का तैसा अनुकरण करके लिखना अनुलेख कहलाता है। ठीक है, अगला दिए गए है प्रश्न संख्या 18 और पूछा गया है कि उच्छिप्त वर्ण कौन कौन से हैं तो उच्छिप्त वर्ण जो है 2 होते हैं। कौन कौन से 2 होते हैं तो एक होता है ड। ठीक है, एक होता है ड़, एक होता है ढ। ठीक है, ड़ और ढ ये 2 होते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। और अगला देखेंगे तो अगला पूछा गया है प्रश्न संख्या 19 में कि ध्वनि की परिभाषा लिखिए। ध्वनि जानते ही हैं सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे कि क हो गया तो ये इसको तोड़ा नहीं जाएगा, ख होगा तो इसको ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको ध्वनि कह सकते हैं। जैसे क हो गया, ख हो गया। ठीक है, हलंत लगा देंगे, इसके अलावा कोई तोड़ा ही नहीं जा सकता है तो ये जो है ठीक है। हो गया, तो इससे ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता है तो इसी को जो है ध्वनि कहते हैं। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 20 उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार बताइए। तो
उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 प्रकार होते हैं। कौन-कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये 4 जो है शब्द होते हैं। ठीक है? प्रश्न संख्या 21 को देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है रि एवं व का उच्चारण स्थान बताइए। ठीक है? तो रि एवं व का उच्चारण स्थान बताना है। तो व का जो है दंतोष हो जाएगा। ठीक है? और रि का जो है अ, रि का एक बार गूगल कीजिएगा। रि का कंठ मूर्धा शायद होगा, तो एक बार इसको कंफर्म करिएगा, खुद देख लीजिएगा इसको। ठीक है? अनुनासिक ध्वनि से आपका क्या आशय है? तो अनुनासिक ध्वनि किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका अर्थात मुख और नाक दोनों से होता है, उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जैसे अनुनासिक वर्ण में होता क्या है कि चंद्रबिंदु जानते ही हैं, जैसे कोई भी अक्षर होता है, जैसे चाँद हो गया। ठीक है? तो ऊपर जो यहाँ पर बिंदी लगाया जाता है चाँद में, ये वाला, इसी को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ठीक है? ठीक है? तो ये जो है कहलाएगा अनुनासिक वर्ण। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया है कि लेखन सिखाने हेतु कितने प्रकार की पीढ़ियों का विकास किया जा सकता है? ठीक है? तो ये जो है मतलब कि कितने पद्धति का यहाँ पर पूछा गया है कि विकास किया जा सकता है। तो ये मॉन्टेसरी पद्धति हो जाएगा। ठीक है? पेस्टालॉजी पद्धति हो जाएगा, जैकटार्ट पद्धति हो जाएगा, वर्णमाला विधि हो जाएगी। तो इन सभी के द्वारा जो है लेखन को सिखाया जाता है। ठीक है? कृतज्ञ एवं कृश का विलोम शब्द यहाँ कर बताना है। ठीक है? तो कृतज्ञ का कृतघ्न हो जाएगा, कृश का अकृश हो जाएगा। ठीक है? अकृश सही रहेगा। ठीक है? कर देंगे तो गलत नहीं होगा। आइए प्रश्न संख्या 26 यहाँ पर पूछा गया है कि सम संख्या से आप क्या समझते हैं? तो सम संख्या होता क्या है साथियों? जो 2 से कट जाता है कोई भी अंक, तो उसे जो है सम संख्या कहते हैं। ठीक है? तो जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा उसे सम संख्या कहेंगे। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि वे संख्याएँ जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। ठीक है? और आइए अगला देखेंगे। तो अगला प्रश्न संख्या 26 दिए गए हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या गिनती में उपयोग होने वाली संख्याएँ 1, 2, 3, 4 ऐसे ही बढ़ते हुए अनंत तक जाने वाली प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है? तो लिख सकते हैं इस प्रकार से कि प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जो 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक चलती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है? प्रश्न संख्या यहाँ पर 27 यहाँ पर पूछा गया है कि अवधारणा निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो अवधारणा निर्माण हेतु क्या आवश्यक है, ये पूछा गया है। तो इसमें लिख सकते हैं कि किसी वस्तु या विचार के गुण का सूक्ष्म अवलोकन, तुलना और सामान्यीकरण आवश्यक है। ठीक है? अगला यहाँ पर दिए गए हैं प्रश्न संख्या 28 और यहाँ पर पूछा गया है कि गुणक किसे कहते हैं? तो वह संख्या जिससे किसी दूसरी संख्या गुणा को गुणा किया जाता है, गुणक कहलाता है। ठीक है? मतलब कोई संख्या है, जैसे 5 गुणे 4 हो गया, तो 4 जो है ये गुणक हो जाएगा और जिस संख्या में गुणा कर रहे हैं ये गुणी हो जाएगा, ये 4 गुणक हो जाएगा। ठीक है? और आगे बढ़ेंगे तो अगला यहाँ पर प्रश्न संख्या 29 पूछा गया है कि गणित के अवयवों के नाम लिखिए। तो गणित के अवयव जोड़, घटाना, गुणा, भाग हो जाएगा। ठीक है? 4 अवयव होते हैं। और अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 30 पूछा गया है कि समास वितरण करने की क्रिया कहलाती है। तो समान वितरण करने की क्रिया जो है भाग कहलाती है, क्योंकि कोई भी जैसे कोई भी चीज़ अगर बाँटना हुआ मान लेते हैं, कोई 10 पेन है और 2-2 लोगों में बाँटना है, तो कितने लोगों को बाँटा जाएगा? तो 2 से भाग दे देंगे, 5 आ जाएगा। तो मतलब 2-2 पेन जो है 5 लोगों को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से भाग करके आप देख सकते हैं। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न, और लघु उत्तरीय प्रश्न में देखेंगे प्रश्न संख्या 31 पूछा गया है कि श्रुत लेख क्या है? इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि अ, सुनकर लिखे जाने वाले लेख को श्रुत लेख कहते हैं। ठीक है? और महत्व की बात करें तो इसमें वर्तनी की अशुद्धियाँ सुधारने और लेखन की गति को बढ़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। 31 का प्रश्न संख्या 32 है, वाचन किसे कहते हैं एवं उनके भेद लिखिए।
तो लिखे हुए शब्दों को उच्चारण के साथ पढ़ना वाचन कहलाता है। कोई भी अगर चीज़ लिखा गया है तो उसको जो है आप पढ़ रहे हैं तो उसी को तो वाचन कहेंगे, ठीक है। और अगर बात करें इसके भेद की तो इसके मुख्यतः 2 भेद होते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन, ठीक है। ये जो है कई बार हमने बताया है, इस क्वेश्चन को बताया था। प्रश्न संख्या 33 यहाँ पर पूछा गया है कि भाषा के आरंभिक कौशल कौन-कौन से होते हैं? तो भाषा के आरंभिक कौशल जो होते हैं, पहले तो एक शॉर्टकट ट्रिक होता है सुबोपली, ठीक है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये 4 कौशल होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है 4 कौशल के बारे में लिख सकते हैं, सुनना क्या होता है, बोलना क्या होता है, क्योंकि लघुत्तरी पूछा गया है तो इसमें जो है एक-एक हेडिंग डाल कर के लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया है कि वर्ड किसे कहते हैं एवं उनके प्रभेदों का उल्लेख कीजिए, ठीक है? तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं, इसके मुख्यतः 2 भेद होते हैं, ठीक है? तो 2 भेद में जानते ही हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है, तो ये जो है 2 जो है प्रकार के हो जाएँगे। प्रश्न संख्या 35 है, विराम चिन्ह के प्रकारों का सोदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 35 में पूछा गया है कि विराम चिन्ह के प्रकारों का उल्लेख करना है। तो जानते ही हैं, विराम चिन्ह वाक्य के भाव को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और विराम चिन्ह किसी भी रुकावट या वाक्य को पूरा होने के अंत में लगाया जाता है, ठीक है? और जैसे पूर्ण विराम हो गया, पूर्ण विराम का चिन्ह जानते हैं इस प्रकार से लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए लास्ट में लगाया गया है, पूर्ण विराम चिन्ह लगाया गया है, यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह, यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह। तो इस प्रकार से जो एक पाई खींच दी जाती है उसी को पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है? और वाक्य के खत्म होने पर ये लगाया जाता है, ठीक है? तो वाक्य के खत्म होने पर ये लगाया जाता है और यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया गया है। जब कोई प्रश्न करता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है, अल्प विराम चिन्ह होता है, प्रश्नवाचक होता है, विस्मयादिबोधक होता है। विस्मयादिबोधक का ये इस प्रकार से जो है चिन्ह होता है, ठीक है? क्या होता है? तो इस प्रकार से नीचे एक पाई खींच करके नीचे बिंदी लगा दिया जाता है तो विस्मयादिबोधक होता है, मतलब आश्चर्य की बातें, जैसे अरे! क्या वह आ गया? तो अरे के बाद जो है यहाँ पर चिन्ह लगा दिया जाता है। अरे! क्या वह आ गया? क्या वह आ गया? तो इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 36, यहाँ पर अनुस्वार एवं अनुनासिक में अंतर पूछा गया है। तो अनुस्वार जो होता है साथियों, ये ऊपर जो है बिंदी लगा दिया जाता है, जैसे अंक, ठीक है? जैसे मान लेते हैं अंक अगर कहीं लिख दिए गए अंक, तो इस प्रकार का जो बिंदी आया है ऊपर, इसी को जो है अनुस्वार कहते हैं, ठीक है? इसका उच्चारण केवल नाक से होता है। यह वर्ण का पंचमाक्षर अक्षर होता है और जैसे गंगा हो गया, ठीक है? गंगा हो गया, चंचल हो गए, चंचल हो गए, तो यहाँ पर देखेंगे तो मात्रा जो है यहाँ पर बिंदी लगाया गया है, तो इसी को जो है अनुसार कहेंगे, अनुसार कहेंगे। अनुनासिक की बात करें तो यही जो है चंद्रबिंदु को लग जाता है, जैसे चाँद अगर लिखा जाएगा तो ऊपर चंद्रबिंदु लग जाएगा, तो इसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोला जाता है, ठीक है? तो इसका उच्चारण जो है नाक और मुँह दोनों से बोला जाता है, तो इसे जो है चंद्रबिंदु भी कहते हैं। जैसे आँख हो गया, आँख अगर लिखना होगा तो इस प्रकार से आँख लिखा जाएगा, ठीक है? तो ये इस प्रकार से होता है, ठीक है? अगला अगर यहाँ पर बात करें प्रश्न संख्या 37 की, तो अपरिमेय एवं परिमेय संख्या में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है, आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपरिमेय संख्या यहाँ पर पूछा गया है, तो अपरिमेय होता क्या है जानते हैं? जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसका दशमलव में मान होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर जैसे मान लेते हैं यहाँ पर पाई, पाई यहाँ पर क्या होता है? पाई का मान यहाँ पर कुछ होता है, ठीक है? 22/7, लेकिन अब यहाँ पर 22/7 अगर लिख देंगे तो ये हो जाएगी क्या? अ, परिमेय संख्या, ठीक है? लेकिन अगर यही पाई लिख देंगे इस प्रकार से तो ये जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगी। √2 अगर लिख दे रहे हैं तो ये तो कटेगा नहीं, तो ये जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है? तो परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? जैसे यहाँ पर 2/0 कर देंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर 2/4 कर देंगे तो ये जो है परिमेय संख्या बन जाएगा। 3/7 कर सकते हैं तो परिमेय संख्या हो जाएगा। मतलब आप समझ में आ गया होगा, परिमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय क्या होता है? p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? और प्रश्न संख्या यहाँ पर आगे बढ़ेंगे साथियों, और प्रश्न संख्या यहाँ पर दिए गए है
38 और इसमें पूछा गया है कि शून्य की संकल्पना से आप क्या समझते हैं? बच्चों को आप कैसे इसको समझाएँगे? ठीक है? तो शून्य की संकल्पना अर्थात शून्य का अर्थ है कुछ नहीं, अर्थात किसी रिक्त स्थान पर मान या तटस्थ संख्या है, मान लेते हैं कोई भी 0 है, इसका महत्व कुछ नहीं है, लेकिन अगर कहीं आगे पीछे लग जाता है, आगे लग जाता है तो इसका काफ़ी महत्व मतलब 10 गुना बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आप बना कर के लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बच्चों को इस कैसे ज्ञान देंगे, ये सभी पूछा गया है। तो दैनिक उपयोग में इसकी आवश्यकता आती है, तार्किक क्षमता में इसका उपयोग होता है, ठीक है? कहीं भी लेन-देन जाते हैं बाज़ार में करने तो इसका जो है उपयोग में आ जाएगा। अनुशासन की एकाग्रता, सटीकता सिखाता है यह, ठीक है? तो ये सभी आप बना के लिख सकते थे। प्रश्न संख्या 39 यहाँ पर पूछा गया है कि गणित शिक्षण के महत्व पर सविस्तार लिखिए। तो गणित के महत्व पर यहाँ पर विस्तार लिखना है, ठीक है? तो इसको जो है आप आसानी से लिख सकते हैं कि गणित के महत्व में जैसे कि अभी हमने बताया तार्किक क्षमता, दैनिक उपयोग, अनुशासन ये सभी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो शून्य की संकल्पना वाली बात थी प्रश्न संख्या 38 में, तो इसको आप आसानी से जो है बता सकते हैं कि किसी न किसी माध्यम से बच्चों को टॉफ़ियाँ बाँटना हुआ या कुछ भी बाँटना हुआ तो 9 के बाद 10 का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ भी बना कर के इसको अपने मन से लिखना था। और 39 में जो है गणित के शिक्षण के महत्व पर लिखना था, तो तार्किक, अनुशासन ये सभी आप आसानी से जो है बना कर के लिख सकते थे। 40 जो प्रश्न संख्या पूछा गया है साथियों, जोड़ की प्रक्रिया में हासिल का महत्व बताइए। तो एक जोड़ आप आसानी से लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं 5, 7 या 2 अ, 9 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए तो 9, 7, 16 हो गया। तो 16 को 6 लिखेंगे क्योंकि इकाई के स्थान पर है, दहाई वाला अंक जो है अगले संख्या में जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से आप बना करके आसानी से एक उदाहरण दे कर के लिख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा साथियों बताइएगा कमेंट में। और उम्मीद है आप सभी साथियों का बहुत ही अच्छा पेपर गया होगा। बाकी आप पेपर कैसा गया आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर दूसरा पेपर सॉल्यूशन लेकर के।